बच्चों हमारा चल रहा था परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ध्यान देना, आइसोस्फीयर पर थे हम लोग, समविन्यासी। तो ये टर्म आपको समविन्यासी में रासायनिक बंधन में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बीच बीच में आपको मिल सकती है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। बस बात समझिए। एक क्वेश्चन आपको आया है, बेंजीन, इसको अपन बेंजीन बोलते हैं, C6H6 को। C6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, और ये डबल सिंगल डबल बॉन्ड, ये आपका बेंजीन। और दूसरा, इसको अपन बेंजीन बोलते हैं, और ये हो गया B3N3H6, ये हो गया अकार्बनिक बेंजीन। अकार्बनिक बेंजीन, ये अकार्बनिक रसायन की बेंजीन है, और ये कार्बनिक रसायन की बेंजीन, ये सब जानते हैं। अब इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्या है, तो समविन्यासी है। इसकी जब संरचना बनाओगे बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, बिल्कुल सेम। ये सेम, बस यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे बोरान, नाइट्रोजन, बोरान, नाइट्रोजन, बोरान, नाइट्रोजन, ऐसा रहता है। तो कार्बन 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 की जगह किसने ले लिया, बोरान, नाइट्रोजन, बोरान, नाइट्रोजन, बोरान, नाइट्रोजन, और सबसे हाइड्रोजन लगा दो आप ही। और जैसे इसमें डबल बॉन्ड है, वैसे इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया आपने। ये आपका तैयार हो गया। बिल्कुल देखो, एक जैसा दिख रहा है, दोनों दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बताओ, ध्यान से देखो। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो सबसे पहली चीज, समविन्यासी को देखने के लिए बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये वाला आया है, और इसके आधार पर आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो इधर सबसे पहली चीज, परमाणुओं की संख्या समान होती है। समविन्यासी की सबसे पहली चीज जो होती है, इनमें परमाणुओं की संख्या समान होती है। पहली चीज, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान होती है। अब देखो इधर, ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट दोनों में समान है कि नहीं। इसमें देखो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, कुल मिला के 12 परमाणु हो गए। ये 12 परमाणु। इसमें देखो 3 बोरान, 3 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन, 3 3 6 और 6 12, तो 12 परमाणु इसमें भी हो गए। तो दोनों में 12 12 परमाणु हो गए। तो पहली चीज, परमाणुओं की संख्या समान होती है। बात क्लियर हुई कि नहीं बेटा, परमाणुओं की संख्या समान होती है। दूसरा, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, ध्यान से सुनना भाई। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, 6। सबको मालूम है ना, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना। और 6 कार्बन है तो मल्टीप्लाइड बाई 6। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, और 6 हाइड्रोजन है, तो आप टोटल 36 और 6 42, ये 42 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। ये 42 इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट करो, इसमें काउंट करो। बोरान में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 बोरान है, प्लस नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 हाइड्रोजन है, ये काउंट करोगे तो ये भी आपका 42 ही आ जाएगा, ये भी 42 है। तो बताओ, अब क्वेश्चन जो आपको पूछा गया कितना सिंपल है। क्या होते हैं समविन्यासी, तो समविन्यासी में पहले परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, वो है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, वो है। और तीसरा, संरचना समान होनी चाहिए।
संरचना समान होनी चाहिए। तो तीनों की, दोनों की संरचना बिल्कुल एक जैसी है, तो ये संरचना के लिए इसकी भी षटकोणीय समतलीय, इसकी भी षटकोणीय समतलीय, षटकोणीय समतलीय, अकेला समतलीय लिखेंगे तो भी चलेगा, षटकोणीय समतलीय, ये भी षटकोणीय समतलीय। तो दोनों की संरचना समान होती है। जब ऐसी स्थिति हो तो हम इसे बोलते हैं, तब हम इसे बोलते हैं समविन्यासी। क्या बोलते हैं हम इन्हें? समविन्यासी। बोलो, समविन्यासी का मतलब क्लियर हो गया आपको? यस सर। तो ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया, बहुत सिंपल है। ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो छोटी सी 3 बातें देख ली, परमाणुओं की संख्या समान, इलेक्ट्रॉनों की, इन दोनों बातों से हमको समझ आ जाए। और तीसरा संरचना समान। तो इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको बंधन में, रासायनिक बंधन में। तो इसको लिख लें सब लोग। लिख लिया बेटा? यस सर। तो हमारा कार्बनिक बेंजीन और अकार्बनिक बेंजीन, ये दोनों समविन्यासी कहलाते हैं। तो समविन्यासी में पहले, सबसे पहले देख लो परमाणुओं की संख्या समान, दूसरा देख लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, और तीसरा देख लो संरचना भी समान। तो संरचना वाला मामला तो केमिकल बॉन्डिंग का, इसको अपन छोड़ देते हैं। तो ये आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट कर दिया। तो इन 2 बातों से ही हमको पता लग जाता है कि वो समविन्यासी है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये भी आया है आपको नीट में। बताओ, CO2 और N2O, मैंने लिख दिया ये समविन्यासी। ये दूसरा उदाहरण है, काफी अच्छा उदाहरण है ये भी। तो आप इसे वो चेक करके देखो, आप इसे चेक करके देखो कि ये समविन्यासी हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले अपन परमाणुओं की संख्या चेक करके देखें। इसमें 2 और 1 3, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 मिला के 3 परमाणु हैं। इसमें नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 मिला के 3 परमाणु हैं। तो परमाणुओं की सर संख्या है बराबर हो गई। समविन्यासी। हाँ, और दूसरा, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 होते हैं। तो 8 दूनी 16, 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें नाइट्रोजन में 7 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन में 8, तो 14, 8, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो गई। तो इससे हमने पहचान लिया कि ये समविन्यासी है। इससे हमने पहचान लिया कि ये समविन्यासी है। तो एक क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है। तो इस तरह से बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं और हम इन्हें बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। तो CO2 N2O भी समविन्यासी हुए। CO2 N2O भी समविन्यासी हुए। सर ये उदाहरण को सम इलेक्ट्रॉनिक में भी ले सकते हैं ना? बिल्कुल है ही ना, सम इलेक्ट्रॉनिक तो है ही, बिल्कुल है सम इलेक्ट्रॉनिक, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। सम इलेक्ट्रॉनिक तो है ही। समविन्यासी में दोनों चीजें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, परमाणुओं की संख्या समान हो, और तीसरी बात क्या, संरचना भी समान हो, तब हम उसे मानते हैं समविन्यासी। तो वेरी सिंपल। तो चलिए अगला।
एक और टर्म होती है आइसो आइसोडायाफेरस। आइसोडायाफर्स भी बोलते हैं, आइसोडायाफर्स। तो आइसोडायाफर्स में सिर्फ इतनी सी बात ध्यान देना, ये मैंने लिया यूरेनियम 92-235 और इससे एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया। यह अल्फा पार्टिकल 2,4 होता है, अल्फा पार्टिकल निकाल दिया तो ये बन गया 90 और ये बन गया 233, तो 235 है 231, ये हो गया आपका। ये जो उत्पाद बना ये हुआ थोरियम, ये हुआ थोरियम। ये दोनों समविन्यासी हुए, ये है समविन्यासी की डेफिनेशन बस। तो समविन्यासी का कैसे पहचानोगे, आइसोडायाफर्स कैसे पहचानोगे? जब कोई प्रजाति में अल्फा कण का अंतर हो, बस अल्फा कण का अंतर। अल्फा कण का मतलब एटॉमिक नंबर में 2 का अंतर, एटॉमिक नंबर में 4 का अंतर हो तो उन्हें आइसोडायाफर्स कहते हैं। जब एटॉमिक नंबर में 2 का एवं एटॉमिक मास में 4 का अंतर हो, 4 का अंतर हो तो उन जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों को हम बोलते हैं आइसोडायाफर्स। तो ये देखिए इसमें और इसमें आपको मिल रहा है 4 का अंतर, और इसमें आपको मिल रहा है 2 का अंतर। तो जब 4 का अंतर हो और 2 का अंतर हो तो ऐसी जो प्रजातियां बनती हैं उनको हम बोलते हैं आइसोडायाफर्स। आ गया समझ में? कितना सिंपल है। तो दूसरी तरह से आप लिख सकते हो अल्फा कण के निकलने पर, अल्फा कण के निकलने पर आइसोडायाफर बनता, बस हो गया। देखो तो बेटा आइसोडायाफर क्लियर हो गया आपको? यस सर। तो आइसोडायाफर बहुत सिंपल है, केवल एक अल्फा कण निकलता है तो आइसोडायाफर बनता है। अच्छा, एक अल्फा निकल जाए और 2 बीटा निकल जाए तो क्या बन जाता है? कल आपने पढ़ा है, सम स्थानिक बन जाता है बस। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी ये नाभिक की स्पीशी हैं, ये आपको यहीं पे हमने पढ़ा दी और आपका ये तैयार हो गया। बहुत सिंपल है। तो कितनी चीज हो गई? समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम संरचनात्मक, सम विन्यासी, और इसका हिंदी नहीं मालूम मुझे, आइसोडायाफर्स। ठीक है, इंग्लिश ही लिख लेना आइसोडायाफर्स। तो ये 5-7 चीजें हैं जो आपको पूछी जा सकती है। चलिए अब हम चलते हैं, ये बताओ मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का एएमयू में द्रव्यमान ये लिखवा दिया है ना सबको तो पहली क्लास में? यस सर, यस सर। तो हाँ, तो अब थोड़ा सा हम डाल्टन पर विचार करते हैं। डाल्टन सिद्धांत, हमारा डाल्टन कहता है कि जो द्रव्य है, जो मैटर है, वो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है
और वो बोलता है परमाणु अविभाज्य कण होता है। परमाणु अविभाज्य कण, अविभाज्य का मतलब परमाणु को हम ऐसा तोड़ नहीं सकते, परमाणु को हम ऐसा तोड़ नहीं सकते हैं, तो परमाणु अविभाज्य कण होता है। ये दूसरी बात डाल्टन बोलता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये सपोज गिलास है मेरा, ये आयरन का बना हुआ है, तो आयरन, इसमें केवल आयरन के अलावा और कुछ नहीं है, तो ये जो मेरा गिलास है ये आयरन के परमाणुओं से बना हुआ है। इसमें आयरन के परमाणु के अलावा और कुछ नहीं है, और उनके बीच में जो बंध है वो धात्विक बंध, और ये एक प्रकार की आयरन धातु से आपका एक गिलास तैयार हो गया। तो यहाँ पर अविभाज्य कण है, मतलब आयरन को आप तोड़ नहीं सकते, इसका कहना ये है। तो ऐसे सभी पदार्थ, वो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो वो सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, पानी है तो वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो ये परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, और इस आधार पर उसने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे आपको बोलते हैं डाल्टन का सिद्धांत। सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु अविभाज्य कण होता है, यानी किसी द्रव्य का अंतिम कण परमाणु होता है। इसके अनुसार किसी द्रव्य का यह अंतिम कण है, इसके बाद कोई दूसरी चीज नहीं, अंतिम कण है। इससे आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने परमाणुओं को भी विभाजित कर दिया, अच्छा, डाल्टन के सिद्धांत, एक मिनट, डाल्टन के सिद्धांत पर एक और क्वेश्चन जो आपको यहाँ तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैं वो एनसीईआरटी की छोटी छोटी 3 लाइन बोलना चाहता हूँ। वो मैं पढ़ाऊंगा आपको रसायन की मूलभूत सिद्धांत में, रसायन की जो पहला चैप्टर है। तो यहाँ पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से आप डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से आप पहली बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब आपका बोलते हैं आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं ना अपन। तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन इस सिद्धांत से हम समझा सकते हैं। डाल्टन परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या करता है। जैसे ध्यान से समझो, जैसे आपने देखा, अब भी मैंने बताया NaOH जो बना होता है इनसे बना होता है। Na सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के NaOH का निर्माण हुआ, ठीक है। मैं HCl H और Cl परमाणुओं से मिलकर HCl का निर्माण हुआ। अब यदि मान लीजिए आपने NaOH में और HCl मिला दिया तो ये नई रिएक्शन हो गई, और ये बन गया आपका NaCl और ये बन गया आपका H2O। अब ध्यान देना, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन इस सिद्धांत के द्वारा हम समझा सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं सोडियम होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1, तो 23 और 1 24 और 16 ये हो गया 40। हाइड्रोजन होता है 1, क्लोरीन होता है 35.5, ये हो गया आपका 36.5, ठीक है। इस तरफ का द्रव्यमान अगर हम दोनों ऐड कर देंगे तो 40
प्लस 36.5, ये हो गया कितना टोटल, दोनों को आप ऐड कर देना तो 76.5, ये हुआ इधर का द्रव्यमान। अब इधर का द्रव्यमान देखते हैं, Na होता है 23, क्लोरीन होता है 35.5, ये हो गया 58.5। हाइड्रोजन के 2 हैं, तो हाइड्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 16, ये हो गया 18। ठीक है, और अब आप जब इन दोनों को ऐड कर दोगे, जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो भी 76.5 ये आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जितना द्रव्यमान था उतना ही इधर भी द्रव्यमान है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्यों? डाल्टन ने बोला कि परमाणु द्रव्य परमाणु से मिलकर के बनाए, तो ये द्रव्य इतने परमाणु से मिला, ये इतने परमाणु से, इनको हमने मिलाया तो नया द्रव्य तैयार हो गया। जैसे आपने बोला NaCl और H2O, जब उसने इधर का द्रव्यमान देखा और इधर का द्रव्यमान देखा तो बराबर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हुआ। इधर जितने परमाणुओं का योग था, द्रव्यमान था, उतना इधर आया, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। यह आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझाता है। तो बात समझ आई बेटा? यस सर। तो इस तरह दूसरा नियम, मतलब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा वहां पर, अभी तो मैं सिंपल शॉर्ट में ये बतला दे रहा हूं। तो द्रव्यमान संरक्षण, अब कभी क्वेश्चन आए कि डाल्टन का सिद्धांत किन नियमों की व्याख्या करता है, तो एक हो गया आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा लिख रहा हूं मैं, ये लिख लिया आपने? यस सर। दूसरा है निश्चित संगठन का नियम। की व्याख्या भी करता है निश्चित संगठन का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब क्या हुआ इसका, ध्यान से देखना। आपने ऊपर से जो गिरा पानी, वर्षा का जल, ये हो गया H2O, वर्षा का जल। आपने इस तरह बनाया H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O, ये बनाया आपने प्रयोगशाला में जल, ये प्रयोगशाला में बना लिया आपने। ठीक है, ये मीथेन जलाई, अपन घरों में क्या बोलते हैं, अपन मेथेन जलाते हैं और आपका कार चल जाती है मेथेन से, तो मेथेन ये हुआ और इसको जलाया अपन ने ऑक्सीजन में। ये देखो, एक तो बनी CO2 और बना H2O, 2H2O। ये 2 से मतलब नहीं है, ये 2 तो बैलेंसी के लिए, H2O ये भी जल है, ये भी प्रयोगशाला में बना, ये भी जल है। आपने कार में CH4 भरवाई मेथेन, और ये भी जल है। तो तीनों प्रकार के जल में हाइड्रोजन का अनुपात 2 और ऑक्सीजन का भार 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 2। तो इसमें भी वही बात आती है, 2:16। इसमें भी वही बात आती है, H2O 2:16, मतलब 1:8 फाइनली, 1:8। मतलब क्या हुआ, चाहे तुम वर्षा का जल देखो, चाहे तुम प्रयोगशाला में H2 हाफ O2 को प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में जल बनाओ, चाहे मीथेन को जला के जल बनाओ, सभी जल में परमाणुओं का जो भार का अनुपात है, भारानुपात, ये कहलाता भार अनुपात। ये हो गई हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का भार अनुपात, भार अनुपात समान होता है, 2:16, 2:16, 2:16। माने, अब ध्यान से सुनना, कोई भी यौगिक बने, किसी भी विधि से बने, कितनी भी विधि से बने, उस यौगिक में
उसके परमाणुओं का जो भारानुपात होता है वो सदा समान होता है। इसे हम बोलते हैं निश्चित संगठन का नियम। बोलो, निश्चित संगठन का नियम समझ आया तुमको? ये सर लास्ट लाइन फिर से बोलिए। हाँ, फिर से एक बार आप इसको लिख लो। तो हमारे डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वह निश्चित संगठन के नियम की व्याख्या करता है। निश्चित संगठन के नियम की व्याख्या करता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निश्चित संगठन के नियम की व्याख्या करता है। और इस व्याख्या में आपको मैंने उदाहरण दिया। ये उदाहरण है, वर्षा के जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात 2:16 है। भाई हाइड्रोजन का भार होता है 1, और जैसे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो यहाँ पर 2:16। हमने हाइड्रोजन को जलाकर, ये देखिए, हाइड्रोजन को जलाकर प्रयोगशाला में जल बनाया तो H2O बना। उसमें हाइड्रोजन 2 है तो ये 2, और ऑक्सीजन 1 है तो उसका परमाणु भार 16 हो गया। तो 2:16 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। मैंने अपने कार में CH4 मेथेन डलवाई और कार चलाना शुरू कर दी, और धीरे धीरे पानी बन गया और CO2 उड़ गई। ये देखो, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह 2:16 इसमें भी मिला। तो मैंने निश्चित संगठन का नियम, निश्चित संगठन का जो नियम बना वो क्या, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि लिखो, अब ध्यान से लिखो। एक यौगिक को किसी एक यौगिक को कितनी भी विधियों द्वारा बनाया जाए, किसी एक यौगिक को कितनी भी विधियों के द्वारा बनाया जाए, उनमें परमाणुओं का भार अनुपात, उनमें परमाणुओं का भार अनुपात सदा समान होता है। परमाणुओं का भार अनुपात सदा समान होता है। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, वो कंबाइन हुए H2O बन गया। लेकिन हाइड्रोजन का भार 2 था, ये देखिए 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 32, पर यहाँ पे आधा है तो 16 हो गया। तो 16 और 2 18 इस तरफ का भी रहा, और इस तरफ भी 2, 16 और 2 18 रहा। पर जब परमाणु ने यौगिक बना दिया तो यौगिक में जो भार अनुपात है वो सभी में समान आया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, आपने कार्बन जलाया, घर में कोयला जलाया, चाय बना रहे हैं अपन, कोयला जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ये बन गई कार्बन। ठीक है, तुमने कुछ खाया तो तुम जानते हो कि जब अपन कुछ खाते हैं तो अपने अंदर भी ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर में, अपन ये निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो श्वसन क्रिया से मिली CO2। ठीक है, ये देखो मेथेन को जलाया, ये मेथेन दिख रही है, इस मेथेन को जलाया और ये CO2 मिल गई। तो 3 प्रकार से आपने CO2 बना ली, और जब तीनों प्रकार से CO2 बनाई तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का
भार अनुपात निकाल रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का भार अनुपात। तो कार्बन होता है बेटा परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया। तो ये आया 12:32। इसमें भी जब इसकी अपन ने क्या बोलते हैं भार अनुपात निकाला तो इसमें भी 12:32 आया। और जब मैंने मेथेन को जलाया अपनी कार में और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसमें जो भार मैंने निकाला कार्बन और ऑक्सीजन का भार अनुपात उसमें भी 12:32 आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप चाहें तो 4 3 12 4 8 32 3:8 लिख सकते हैं सभी में। तो हमको क्या मिल रहा है कि हम कितनी भी विधि के द्वारा CO2 बनाएं, कितनी भी विधि के द्वारा हम CO2 बनाएं, चाहे इससे बनाएं चाहे इससे बनाएं चाहे इससे बनाएं, किसी भी विधि के द्वारा हम बनाएं, कार्बन और ऑक्सीजन का जो भार अनुपात है वो हमको सभी में समान मिल रहा है। और यदि हमको सभी में समान मिल रहा है तो यह द्रव्यमान यह निश्चित संगठन के नियम का पालन कर रहा है जो परमाणु सिद्धांत के द्वारा माने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है कि इधर कार्बन और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इधर कार्बन और ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर अलग अलग हैं, इधर मिल गए, लेकिन उनके भार का अनुपात वही है सभी में। और इस तरह से हम क्या बोलते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा निश्चित संगठन की व्याख्या कर सकते हैं। तो बताओ ये वाला एग्जाम्पल से बात समझ आ गई तुमको? यस सर। लिख लें इसको। हो गया बेटा ये? यस सर। अब बताओ आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए अच्छे तरीके से कि नहीं क्लियर हुए? हो गए सर। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अब कभी क्वेश्चन आए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों की व्याख्या करता है, तो आपके सामने 2 हो गए। कौन कौन से? पहला है निश्चित संगठन का नियम और भार, बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। भार वो हिंदी में क्या बोलेंगे उसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हाँ हाँ। तो इस तरह डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपका एक पॉइंट क्लियर किया, फिर दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन माने गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की व्याख्या करता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की व्याख्या करता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों की व्याख्या करता है। तो ये तीनों नियम आपको एनसीईआरटी में दिए हैं, चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में दिए हैं और चैप्टर 2 में केवल इनका नाम लिखा है, लेकिन आपको समझ कैसे आएगा कि ये व्याख्या हो रही, तो मैंने उदाहरण देकर आपको समझा दिया।
और इसकी भी मैं एक उदाहरण देके आपको समझा देता हूँ। मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब अगर मान लो मैं क्या बोलते हैं, अगर मान लो मैं 10 का पहाड़ा पढ़ता हूँ तो 10 का पहाड़ा 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30 के मल्टीपल हो, तो ये 10 का पहाड़ा हो गया। यदि मैं 16 का पहाड़ा पढ़ता तो 16 एकम 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो इस तरह से आपका ये मल्टीपल हो गया। 16 एकम 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 16 से तो ये 1:2:3 आ जाएगा। इनका अनुपात क्या आया? 1:2:3 आया कि नहीं समझ में? आप 10 से डिवाइड कर दो तो 10/10, 10, 20/10, 30/10, तो 1:2:3 आया। तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाया। ये संख्याओं का मल्टीपल प्रोपोर्शन है। और इसको अपन इस पे अप्लाई करते हैं गुणित अनुपात के लिए। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। कार्बन, मैं उदाहरण दे रहा हूं फिर आपको समझाऊंगा। कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो दो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अब मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड में भार देखा, ध्यान से सुनना। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यानी कार्बन ऑक्सीजन से जो क्रिया कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। कार्बन का तो आप 12 ग्राम ही ले रहे हो, कार्बन का आपने लिया 12 ग्राम, जो ऑक्सीजन के 16 ग्राम से रिएक्ट किया। यहां भी तुमने कार्बन का लिया 12 ग्राम, वो ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट किया। बोले सर कैसे? ऑक्सीजन का एक अणु है बेटा, ऑक्सीजन का ये एक परमाणु है तो उसका भार होता है 16 ग्राम। यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो एक का भार 16 तो 2 का भार 32। अब ये 12 ग्राम तो आपने फिक्स कर दिया, ये देखो ये 12 ग्राम आपने फिक्स कर दिया, ये फिक्स है 12 ग्राम, ये फिक्स है, ये फिक्स है। अब यहां देखो, कभी बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कभी बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कार्बन का द्रव्यमान फिक्स कर दिया जाए तो फिक्स द्रव्यमान से 2 ऑक्साइड बनते हैं। इन 2 ऑक्साइड में एक में ऑक्सीजन 16 है और दूसरे में ऑक्सीजन का अनुपात 32 है। जैसे ये देखो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो अनुपात क्या हुआ? 1:2 हुआ। ये कहलाया गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम, ये उदाहरण दिया मैंने, और अब तुम गुणित अनुपात के नियम को लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनना फिर से एक बार। जब दो परमाणु या 2 तत्व क्रिया करते हैं, इसमें मैंने कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराई, ये कार्बन 1 तत्व हो गया, ऑक्सीजन 2 तत्व हो गए। जब 2 तत्व आपस में क्रिया करते हैं, उनमें एक का द्रव्यमान फिक्स कर दिया जाए, एक का द्रव्यमान फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे का द्रव्यमान गुणित अनुपात या सरल अनुपात में होता है। देखो दूसरे का द्रव्यमान यहाँ कितना दिख रहा है तुमको? 16, और यहाँ कितना दिख रहा है? 32। तो 1:2 हुआ, ये सरल अनुपात हो गया। अगर मान लो 48 होता, कोई और बनता, तो हम बोलते सरल अनुपात में ही क्रिया होती है। तो पहले आप ये टॉपिक डालो, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम डाल लिया टॉपिक, गुणित अनुपात का नियम। यस सर। तो जब दो तत्व आपस में क्रिया करते हो, जब 2 तत्व आपस में क्रिया करते हो, यदि उनमें से एक तत्व का
एक तत्व का द्रव्यमान, एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स कर दिया जाए, एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स कर दिया जाए, तो दूसरा तत्व आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं। ये दूसरे तत्व का अनुपात है 16:32। तो दूसरा तत्व आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं। ये देखो, ये दूसरे तत्व की बात कर रहे हैं। पहले तत्व का द्रव्यमान तो फिक्स कर दिया है, ये दूसरे तत्व का द्रव्यमान पहले तत्व के साथ फिक्स द्रव्यमान के साथ, देखो इसका 16 क्रिया किया, इसका 32, तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान एक सरल अनुपात में ही क्रिया करता है। इसे हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमने इसकी बात की है दूसरे ऑक्सीजन के, मैंने डार्क कर दिया है। बेटा बात समझ आई? मैं एक और एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको आ जाएगा समझ में। इसको लिखो, अब बताओ अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन का 12 ग्राम यदि फिक्स कर दिया जाए और कार्बन के 2 ऑक्साइड बने, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हों, तो ऑक्सीजन किस अनुपात में क्रिया करेगी कार्बन के साथ? तो ऑक्सीजन का अनुपात बताना है, इसका इसका और इसका अनुपात नहीं बताना। इसमें ऑक्सीजन और इसमें ऑक्सीजन का अनुपात क्या होना चाहिए? तो वो एक सरल अनुपात में होता है। देखिए 1:2, 1:3, 1:4 ऐसा हो सकता है। अब बात समझ आई बेटा आपको कि नहीं आई? यस सर। मैं एक और ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। देखिए अब मैंने नाइट्रो, दूसरा उदाहरण ले रहा हूं, ये बहुत फेमस उदाहरण है, ठीक है। सल्फर एवं ऑक्सीजन की क्रिया से, ठीक है, ये बनते हैं। अब मैं पूरा लिखने की जरूरत नहीं महसूस करता, आपको इससे में समझ आ गया होगा। SO2 और SO3 बनते हैं सल्फर एवं ऑक्सीजन की क्रिया से। लिखी देता हूं, SO2 एवं SO3 बनते हैं, ठीक है। यदि सल्फर का 32 ग्राम फिक्स करके क्रिया कराएं, तो दोनों यौगिकों में ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? अब बताओ, ये क्वेश्चन आपको दिया है, तो अपन आंसर लिख रहे हैं। एक बना सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा बना सल्फर से सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका कितना ग्राम फिक्स कर दिया आपने? 32 ग्राम। ये देखिए, और इसका आपने 32 ग्राम ही लिया है, ये तो फिक्स मास है। ये ऑक्सीजन इसमें 2 क्रिया कर रहा है, 2। जब ऑक्सीजन 2 से क्रिया होगी और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16x2, तो ये आपका आ गया 32 ग्राम। 16 32 ग्राम, इसके 32 ग्राम से क्रिया करेगा, इसका 32 इसके 32 से क्रिया करेगा, इसका 32 इसका 32 इसके, ध्यान से सुनना, 16 होता है 3 है, तो ये 48 ग्राम से क्रिया कर रहा है।
तो ये फिक्स है, इसका 32 ग्राम इसके 32 ग्राम से और इसका 32 ग्राम इसके 48 ग्राम से क्रिया कर रहा है। आपके पास ये 32 आ गया और ये 48 आ गया, इसका अनुपात लेना है आप, ऑक्सीजन का अनुपात। तो ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा बताओ? 16 दूनी 32 और 16 3 48, 2:3 आ जाएगा आंसर। द करेक्ट आंसर इज 2:3। बताओ समझ आ गया कि नहीं आया? तो बच्चों यस समझ सर। आ गया आपको? तो एक का मास फिक्स करके, एक का मास फिक्स करके दूसरे के मास का अनुपात देखना, ये अनुपात है 2:3। ये सरल अनुपात है और यह कहलाता है गुणित अनुपात का नियम। तो अब बताओ डाल्टन, अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि डाल्टन की क्या मुख्य बातें हैं, तो डाल्टन कहता है परमाणु अविभाज्य है, सब पदार्थ द्रव्य जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं। डाल्टन के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डाल्टन के अनुसार क्या बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम और निश्चित संगठन का नियम, तीनों नियमों का ये परमाणु पालन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आपको डाल्टन की ये सारी बातें, उन पर आने वाले सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। आए कि नहीं आए बताओ? आ गए सर। चलिए हटा दें अब इसे। अब यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का 28 ग्राम ये फिक्स कर दिया और बनता ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बनाता है देखो N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5 बनाता है। तो इसमें एक का द्रव्यमान तो आपने फिक्स कर दिया 28 ग्राम, ये फिक्स कर दिया। ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये बनाते हैं ये, और इनमें ऑक्सीजन का अनुपात आपको कैलकुलेट करके बताना है मुझे कि सर ये आता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हम लिख रहे हैं नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 14 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, परमाणु भार है। नाइट्रोजन का अणुभार, ये अणुभार है, ये होता है 28। अब देखो ये अणु बन गया N2, तो 14 दूनी 28 और ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो N2 का भार कितना 28 और आपने 28 ही फिक्स किया, माने ये 28 है, ये फिक्स है, इसमें भी 28 फिक्स कर दिया हमने। बोले सर इसमें तो एक है, तो आप ऐसे दो ले लो भाई, जैसे एक पेन की कीमत 10 रुपए है तो दो पेन की कीमत कितनी 20 रुपए, तो हमने दो ले लिए 20 से। तो ऐसे सोच सकते हैं, इसमें भी 28 आप फिक्स कर दो, इसमें भी 28 N2A फिक्स हो गया, इसमें भी 28 N2A फिक्स हो गया। इसमें एक N था तो मैं ऐसे इसके दो ले लूंगा, ये आप समझने के लिए मैंने लिख दिया आपको ये। तो 28 इसका 16 ग्राम रिएक्ट करेगा, इसका 16 ग्राम रिएक्ट करेगा, लेकिन आपने दो लिए, ये 14 था, ये था 14। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लाई किया 28 हो गया, क्योंकि आपने 28 फिक्स किया और इसमें आपको मिल रहा है 14, इसमें आपको मिल रहा है 14, तो आप दो ले लो ऐसे और ये 28 के बराबर हो गया। अब बताओ यदि मान लो ये 14 एक से क्रिया करता है 16 से, तो 28 कितने से क्रिया करना चाहिए, क्योंकि आपने दो से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे ये,
ये 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका कितना आ जाएगा, बोलो 32। फिर ये देखो, ये 16 इंटू 3 ये आ गया 48। ये देखो ये आ गया 48। ये 16 इंटू 4 ये आ गया 64। ये 16 इंटू 5 ये आ गया 80। अब बताओ, पहाड़ा पढ़ लो, पहाड़ा पढ़ लो। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 सी 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80। यानी अनुपात, ऑक्सीजन का अनुपात आपको इनमें क्या मिल रहा है बताओ? ऑक्सीजन का अनुपात आपको मिल रहा है इनमें, यहाँ लिख लेना 1:2:3:4:5। ये कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, जो डाल्टन के नियम से व्याख्या होती है। तो आपको एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में ये तीनों नियम दिए हुए हैं और दूसरे चैप्टर में इनके नाम दिए हैं, पर नाम से काम चलने वाला नहीं था, इसलिए मैंने इनकी व्याख्या आपको समझा दी। बताइए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्लियर हो गया आपको? यस सर। तो लिख डालिए इसको भी। हो गया बच्चों? यस सर। ये आपका डाल्टन पूरा हुआ फिनिश। और डाल्टन के साथ साथ मैंने सिद्धांत पूरा समझा दिया आपको इनके उदाहरण के साथ, कि आपसे भी गलती ना हो कभी आगे। तो अब इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। एक का द्रव्यमान फिक्स करते हैं, दूसरे का द्रव्यमान देख लेते हैं क्रियात्मक द्रव्यमान, और जब क्रियात्मक द्रव्यमान लिख लेते हैं तो उनका अनुपात देखते हैं, तो बिल्कुल सरल अनुपात में ही आएगा। ये कहलाता है गुणित अनुपात का नियम। अब देखो, डाल्टन के अनुसार जो हमारा परमाणु था वो परमाणु कैसा था? अविभाज्य। बच्चों, लेकिन अब हम परमाणु में नाभिक की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये हम तो पहले से ही जानते हैं, नाभिक है। और ये आपका पी का मतलब हो गया प्रोटॉन, और एन का मतलब हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और ये आपके इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक से बाहर कक्षाओं में घूम रहे हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों में अलग अलग तोड़ दिया गया। तो बेचारे डाल्टन की जो सिद्धांत था, डाल्टन की जो थ्योरी थी, उसको फेल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे और पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी खोज की जा चुकी, उन्हें प्राप्त किया जा चुका, उन्हें परमाणु को तोड़ करके निकाला जा चुका। तो परमाणु अब क्या हो गया? विभाज्य। परमाणु अविभाज्य नहीं है, विभाज्य है। ये देखिए, विभाज्य हो गया। तो अगर क्वेश्चन आए डाल्टन के अनुसार, तो परमाणु अविभाज्य होता है, और क्वेश्चन आए परमाणु, तो विभाज्य होता है। समझ गए? आगे के साइंटिस्ट जिनने काफी प्रयास किया और देखा, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को अलग अलग कर लिया। इसका मतलब कि परमाणु में और छोटे छोटे कण विद्यमान हैं जिनसे परमाणु का निर्माण हुआ है, और परमाणु मिलकर के द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो परमाणु विभाज्य हो गया। तो अब हम कल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे अलग हुए परमाणु से, उनका कैसे विभाजन, कैसे उन्हें
हमने अलग से न्यूट्रॉन कैसे निकाल लिया, प्रोटॉन कैसे देख लिया, नाभिक की खोज कैसे कर ली, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे कर ली। तो मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, उनका निर्माण, ठीक है, कैसे कैथोड रे, एनोड रे, इनके बारे में पूरा समझाऊंगा बहुत अच्छे से। आप जरूर रहें, एक भी क्लास एब्सेंट ना करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास समझ आ गई सब लोग को? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास हमारी अब इसकी होगी, ठीक है। मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी खोज, उनके बारे में समझाऊंगा। चलिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।